तो फिल्म की शुरुआत होती है एक टनल और एक रूम को दिखाते हुए, जहां पर एक व्यक्ति के दो रूप बहुत तेज चिल्लाते हैं कि वो एक ड्रीम में है, और फिर वही सेम व्यक्ति उस टनल के अंदर खिंचा हुआ चला जाता है। देन हमारी मुलाकात होती है हांदे नाम की एक लड़की से, जो कि बीच के किनारे कुछ लाइंस कहती है। टिल माई सोल इज फॉर्म टू स्टोन, माई मास्क इज क्लीन फ्रॉम डर्ट्स, द बिगेस्ट लोनलीनेस सराउंड द अर्थ, become prettier with your judgment, dead one give life to your section, tell me who you are। और बस तभी ओशियन से एक ब्लैक स्पिरिट आती हुई दिखती है, जिससे कैमरा ब्लर हो जाता है। इन लाइंस का मतलब हम एंड में समझेंगे, ताकि तब तक आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एज द एक्सप्लेनेशन विल गो फर्दर। अब हम सेमा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक तारिक नाम के लड़के को कॉल कर रही थी, जो कि उसका कॉल पिकअप नहीं करता। और तारिक कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको मूवी के बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि डर से काफी तेज चिल्लाया था। अब हांदे उससे बात करती है और तारिक के बारे में पूछती है, एज ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे। बात करें सेमा की, तो तारिक ने उसको प्रपोज किया था, जिसके चलते सेमा ने उसको मना कर दिया था। और तारिक इस बात से थोड़ा दुखी था, और उसने एक नए घर में शिफ्ट किया था, जहां पर वो नए पीसी और इंटरनेट पर काम कर रहा था। यहाँ पर इनका एक और दोस्त जेम भी आता है, जो कि सेमा को ये बताता है कि तारिक इस बात से दुखी हो सकता है कि उसने उसको मना किया था, या फिर वो बस पीसी में काम करने में बिजी होगा। बट तभी हांदे सीमा को ये कहती है कि वो उसके घर जाएगी और उससे बात करेगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हांदे सीधा तारिक के घर जाती है और एक चाबी वाले से उसका घर खुलवाती है, जहां पर किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हम ऑडियंस को होता है, एज कोई ना कोई उसको चुपके से देख रहा था। हांदे वहां पर नोटिस करती है कि तारिक ने अपने घर की विंडोज और वॉल्स को न्यूज़पेपर कटिंग्स और ब्लैक टेप से भर रखा था। अब अचानक से ही वहां पर तारिक आता है और हांदे से बात करता है। हांदे उसको ये बताती है कि सब लोग उसकी काफी चिंता कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि वो इंटरनेट पर काम करने में बिजी था। खैर, अब तारिक ने हांदे से कैमरा उधार काम करने के लिए लिया था, तो हांदे उससे कैमरा वापस मांगती है, और बस तारिक उसको कैमरा की लोकेशन बताकर एक बड़ा सा नाइफ छुपाकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। हांदे उसके पीछे पीछे जाती है और तारिक जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को ही उस नाइफ से मार लेता है। चिल्लाते वक्त वो बस एक ही बात कहता है कि वो ड्रीम में है एंड ही हैज टू वेक अप। इस खौफनाक नजारे को देखकर हांदे बहुत ही ज्यादा सहम जाती है, और तब जाकर हमारी मुलाकात एक नए कैरेक्टर से होती है, जिनका नाम था सुलेमान, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। उनकी खुद की लाइफ खराब थी, एज उसकी वाइफ ने उसको चीट करते हुए देख लिया था, और बस फिर उसने बाथटब में सुसाइड कर लिया था, जिसके चलते वो काफी दुखी रहता था। एनीवेज, अब सुलेमान इस चीज की तहकीकात करता है और हांदे का बयान लेता है कि ये सब कैसे हुआ। हांदे को तारिक के बारे में भयानक ड्रीम्स आते हैं, जो कि वही सेम ड्रीम है जहां पर तारिक के दो रूप हमको शुरुआत में दिखाए गए थे। खैर, अब सेमा, जेम और हांदे काफी दुखी थे। सेमा इस चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगी थी कि अगर वो उसको हाँ कर देती तो शायद से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बात इससे कई ज्यादा गहरी थी, क्योंकि जो कैमरा हांदे अपने साथ लेकर गई थी, उसके अंदर एक कैसेट थी, जिसमें उस घर के अंदर हम किसी न किसी शैतानी ताकत को देख सकते थे, एंड क्लियरली तारिक को किसी इविल स्पिरिट ने ही मारा था। अगले दिन जेम उन दोनों को ही अपने काम करने की जगह पर एक ईमेल दिखाता है, जो कि तारिक की तरफ से था, और उसके अंदर एक 388@0 लिखा हुआ था। ईमेल के अंदर एक टनल की फोटोग्राफ थी, जिसके अंदर तारिक बीच में खड़ा हुआ है, और उसके पीछे 6 लोग या फिर डीमंस थे, जिनका चेहरा क्लियर नहीं था। बट वो इस फोटो को देखकर डर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये एक लाइव फोटोग्राफ है। एंड दोस्तों, ये वही टनल है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। उनको इस टनल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, और वो सब काफी कंफ्यूज हो गए थे। I mean, ऑब्वियसली अगर कोई इंसान मर जाए और उसकी ईमेल आईडी से आपको उसी की फोटोग्राफ मिलेगी, तो आप शॉक तो हो ही जाओगे। पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है और तारिक के कंप्यूटर का डेटा निकलवाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक वर्ड कॉमन था, जो कि था अगेन 388@0, जिसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। यहाँ पर सुलेमान काफी ज्यादा स्ट्रेस में था, ऐसे ये केस नॉर्मल नहीं था। इतनी बेरहमी से खुद को मार लेने वाला केस उसने कभी भी नहीं देखा था।
उसी रात हांदे को अपने घर में अजीब अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, जैसे कि कोई उसको लगातार देख रहा हो। और न्यूज में भी एक अजीब सी चीज आ रही थी कि यूएसए, इस्तांबुल और दुनिया की काफी सारी जगहों में ऐसे अजीब अजीब से सुसाइड्स देखे गए हैं, लेकिन नोबडी नोस कि इसका कारण है क्या और क्या ये सब आपस में कनेक्टेड है या फिर नहीं। यहाँ पर सेमा और हांदे साथ में ही रहा करती थी, जिसके चलते सेमा अपने घर इस्तांबुल वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अपनी इस हालत के चलते दुखी भी नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। मीनवाइल ऑफिसर सुलेमान भी तारिक के घर जाता है, जहाँ पर उसको मरने वाली जगह पर एक शैडो वॉल पर बनी हुई दिखती है, जिसके हाथ में एक चाकू था, जहाँ पर उसको किसी के होने का भी एहसास होता है। खैर दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जैम को फिर से एक और ईमेल आता है और इस बार उसको एक वीडियो दिखाई जाती है, जहां पर सेम शब्द यानी कि 388@0 लिखा हुआ था और वहां पर कोई काला साया है जो कि उसके सामने आकर उसको बुरी तरह से डरा देता है, एज इफ कि कोई उसके दिमाग से खेल रहा हो। तभी उसको अपने फोन पर एक कॉल आता है जो कि फिर से वही सेम नंबर से था। इस बार दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि उसको मदद चाहिए और उसकी हड्डियां टूट रही हैं, हेल्प मी, और फोन कट हो जाता है। अब हांदे इन सब से डिस्कशन करती है कि उन सभी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हांदे एक चीज बोलती है कि वो उस कैसेट को पुलिस को दे देगी ताकि उन पर कोई शक न करे। हांदे ठीक ऐसा ही करती है और सुलेमान इस कैसेट को देखते हैं, जिसको देखकर वो ये कहते हैं कि वो इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हांदे को अक्सर हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं, जैसे जैम और सेमा उससे मिलने आए हैं, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। इंस्टेड उसको उन्हीं के इविल रूप नजर आते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसका ये कहना था कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मर चुके हैं। जैम इन सब चीजों को देखते हुए तारिक के घर पर जाता है, जहां पर तारिक की इविल स्पिरिट उस पर हमला करने लगती है, बट वो बस एक इल्यूजन था। वो वहां से बाहर निकलता है और उसको एक घर दिखता है, जहां पर एंटर करने पर उसको एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां पर वो वीडियो शूट की गई थी, जहां पर उसने एक ब्लैक स्पिरिट को देखा था। वहां पर उसको अब वाकई में एक ब्लैक स्पिरिट नजर आती है जो कि उस पर हमला करती है और वो एक कॉल डायल करता है जो कि किसी और को नहीं बल्कि उसने खुद को ही डायल करी थी। अब आपको याद होगा कि जैम को वीडियो देखने के बाद एक कॉल आया था जहां पर किसी ने उससे हेल्प के लिए कहा था, तो वो ये खुद ही था। मुझे यहाँ पर लगता है कि उसने खुद का फ्यूचर देखा था कि उसके साथ में क्या होने वाला है और बस तभी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस को ये डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा पूरी तरह से डर से सूख गया था। हांदे और सेमा इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तभी उस घर के बाहर एक पागल आदमी सबको दिखता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है कि ये डेबे है और ये सब जिन का काम है, वो सबको मार देंगे, बट पुलिस उसको वहां से दूर ले जाती है। अब पुलिस भी यहाँ पर कंफ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये केसेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। उनके सीनियर से भी सुलेमान पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था। पुलिस अब एक न्यूज को देखती है जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट ये बताता है कि ये सब जो दुनिया में सुसाइड्स हो रहे हैं उनके पीछे साइंस से परे एक आंसर है और इसका मीनिंग काफी ज्यादा डीप है, यानी कि एंड टाइम इज नियर। बट सुलेमान इस चीज को नहीं मानता और बस ये कहता है कि उस टनल के बारे में पता लगाया जाए जिसमें तारिक था और इस काम को उसके असिस्टेंट हालुक को सौंपा जाता है। अब होता ये है कि धीरे धीरे सुलेमान को भी अपने घर में अपनी बीवी के रूप में जिन्स दिखाई देने लगते हैं जो कि उसको बुरी तरह से डराते हैं। मीनवाइल सेमा इस्तांबुल के लिए निकल जाती है और हांदे उस आदमी की डेबे वाली बात को सोचने लगती है। वो इस बारे में रीड करती है और उसको ये पता चलता है कि डेबे एक स्पाइडर्स वेब जैसा है या फिर एक ऐसी चीज जिसके थ्रू इविल या फिर जिन्स इंसानों से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करके उनको अपने काबू में करते हैं और यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल वो डेबे है। डेबे एक तरह का हिंट है जो कि एंड टाइम्स को दर्शाता है, यानी कि जजमेंट डे। यहाँ पर ये बीस्ट ऑफ अर्थ है जहाँ पर दज्जाल जाग उठेगा और ये जिन्स पूरी मैनकाइंड को तबाह कर देंगे। बात करें दज्जाल के बारे में तो हदीस के अंदर इस बारे में मेंशन भी किया गया है और डेबे के बारे में होली कुरान में बताया गया है। तो अब हमको समझ आ रहा है कि क्यों पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है।
खैर अब जैसे ही हांदे 388@0 को मिरर में देखती है तो वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं कि इसका मतलब डेबे है। वो भागते हुए सुलेमान के पास जाती है जो कि उस पागल आदमी के घर जाते हैं जिसका नाम जिया था। वो उनको ये बताता है कि उसकी बीवी एक जिन्नी है और उसी ने उसको ये बताया है कि डेबे नजदीक है, पूरी मैनकाइंड तबाह होने वाली है। उसका ये भी कहना था कि जिन्स इंसानों को डुप्लीकेट कर सकते हैं, मीनिंग उनके वर्स्ट फियर से उनको रूबरू करवा सकते हैं, जिससे होता यह है कि इंसान खत्म हो जाते हैं और वो उनका रूप ले लेते हैं और वो एक ऐसी दुनिया से हमको देखते हैं जहां से हम उनको नहीं देख सकते, यानी कि मिरर वर्ल्ड से। और वो कुछ और डिटेल्स देने ही वाला था कि तभी इविल जिन आकर उसको और उसकी बीवी को मार देते हैं। स्टिल यहाँ पर सुलेमान इस बात पर यकीन नहीं करता। आई मीन कम ऑन, एक इंसान आपकी आंखों के सामने सीजर से मर गया और आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे। उसका यहाँ पर ये कहना था कि डेबे नाम का एक ग्रुप है जो कि सबको मार रहा है, ना कि कोई जिन। हमने यहाँ पर जिया के कमर पर एक ब्लैक क्रॉस का मार्क देखा था और सेम मार्क तारिक ने अपने घर की वॉल्स पर टेप से बनाए हुए थे, जिसका मतलब शायद से ये हो सकता है कि वो जिन्स के साथ है ताकि उनको कोई हार्म न किया जाए, या फिर ये जस्ट एक प्रोटेक्शन साइन है जिन्स और दज्जाल से, जो कि ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा था। खैर अब सुलेमान अपने घर की तरफ चला जाता है और हांदे शॉप पर जहाँ पर वो काम करती थी। शॉप के ओनर वहां पर हांदे से सीमा के बारे में पूछते हैं और वो सीमा को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन पिकअप नहीं करती और हमको ये नजर आता है कि सीमा और उसके ड्राइवर को तो जिन्स ने जान से मार दिया है। हांदे को उस शॉप में एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम नजर आता है और वहां पर उसको जैम, तारिक और सेमा के रूप में जिन्स डराते हैं। अब उस शॉप के ओनर को भी ये जिन्स एक भयानक मौत देते हैं और दूसरी तरफ सुलेमान को भी उसकी बीवी के रूप में जिन्स जान से मार देते हैं। देन सुलेमान के रूप में वो जिन आ जाता है, जैसा कि जिया ने बताया था कि ये जिन्स इंसानों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब सुलेमान ने अपने असिस्टेंट हालूक को उस टनल को खोजने का काम दिया हुआ था और उसको वो टनल मिल जाती है। वो सुलेमान को कॉल करता है और बस सुलेमान वहां पर पहुंच जाता है। टनल के अंदर जाकर सुलेमान हालूक को भी मार देता है जो कि असल में जिन ही था। मीनवाइल शॉप ओनर को अपनी छवि मॉनिटर के अंदर उसी टनल के अंदर नजर आती है। लुक्स लाइक कि जो भी मरता है उसकी स्पिरिट इस टनल के अंदर एज अ सैक्रिफाइस दज्जाल को चली जाती है। अब हांदे जैसे ही उस रूम के अंदर आती है तो वहां पर उसको कई सारे जिन्स दिखाई देते हैं, जिनसे वो ये सवाल करती है कि वो लोग कौन हैं। तो बस वो दो चीज कहते हैं, जजमेंट डे और दज्जाल, जो कि सारी कहानी बयां करता है कि ये सब क्यों हो रहा था। बेसिकली इसको आप एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, सेटन कुछ भी कह सकते हो, बट यहाँ पर हम इसको दज्जाल ही कहते हैं एज ये टर्किश फिल्म है। अब हांदे किसी तरह से वहाँ से बाहर भाग जाती है और सुलेमान के रूप में जिन हांदे को उस टनल की लोकेशन के बारे में मैसेज कर देता है। हांदे वहाँ पर जाने लगती है तो हर जगह पर जिन्स ही जिन्स का कब्जा था। हांदे किसी तरह से बचकर उस टनल के पास पहुँचती है जहाँ पर सुलेमान उसको अंदर मदद के लिए पुकारता है। वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर सुलेमान एक जिन के रूप में है और वो उसको जान से मार देता है। अब हांदे की स्पिरिट उसी टनल में कैद हो जाती है और वो खुद का जिन वाला रूप देखती है, जिससे उसको ये पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब हम उस टनल के अंदर 7 जिन्स को देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से 7 प्रिंस ऑफ हेल को दर्शाते हैं। वहाँ पर तारिक सबसे आगे खड़ा हुआ था और उसके पीछे थे सुलेमान, जैम, सेमा, हांदे, हालूक और शॉप ओनर, जिनका फेस डिमोनिक हो जाता है और ये बिल्कुल वही फोटोग्राफ बन जाती है जिसको जैम ने सबको दिखाया था। तो बेसिकली जिन्स ने इनको फ्यूचर दिखाया था कि क्या होने वाला है और इन सब के अंदर 7 प्रिंस ऑफ हेल जन्म लेंगे, जिनका राजा होगा दज्जाल और बाकी जिन्स उसकी आर्मी। अब बस इस टनल के अंदर से ढेर सारे जिन्स और डेड आर्मी बाहर आने लगती है पूरी धरती पर तबाही फैलाने के लिए और बूम, डेबे 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेबे 1 और 2 के इवेंट साइमल्टेनियसली घटित हो रहे थे, तो डेबे 2 की शुरुआत होती है मेलिस को दिखाते हुए जो कि घर का काम कर रही थी, बट उसको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई उसको देख रहा है और उसको एक कॉल आती है जो कि थी 388@0, यानी कि वही डेबे, जिसके जरिए जिन्स उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस कॉल को ऑब्वियसली मेलिस अटेंड नहीं करती।
दूसरी तरफ उसका पति इल्हान एक भयानक सपने से जाग उठता है और देखता है कि उसके कंप्यूटर के अंदर 388@0 लिखा हुआ आ रहा है और कंप्यूटर शट डाउन करने के बावजूद भी ऑफ नहीं हो रहा था। अब देखते ही देखते वो कंप्यूटर मैल फंक्शन होने लगता है और उसको एहसास होता है कि जैसे उसको कोई देख रहा है। वो डरते हुए नीचे अपनी बीवी के पास जाता है जहां वो इस बारे में उससे डिस्कशन करता है कि कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा। ये दोनों अब कुछ बात करते हैं कि उनकी बेटी फुंदा अपने 2 दोस्तों एजे और मूरत के साथ वहां पर हॉलीडे स्पेंड करने आ रही थी, जिसको सुनकर मेलिस खुश नजर नहीं आती क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर थी। जी हाँ, फुंदा की बायोलॉजिकल मदर की डेथ काफी समय पहले ही हो गई थी, जिस कारण से मेलिस और फुंदा के बीच में बातचीत नहीं थी और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। दो फुंदा थोड़ी ज्यादा अकड़ू प्रकार की लड़की थी, एज वो काफी ज्यादा गुस्से और कंफ्यूजन में थी, जिसके चलते वो मेलिस को एज हर मदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। खैर, अब इल्हान अपनी बेटी और फ्रेंड्स को लेने बाहर जाता है, जिसके चलते मेलिस को घर के अंदर एक जिन नजर आता है जो कि उस पर अटैक करता है। वो इल्हान के रूप में उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये सब चीजें डे 1 के इवेंट्स के साथ साथ घट रही हैं। ये जजमेंट डे है और दज्जाल के आने की प्रक्रिया चल रही थी। खैर, अब फुंदा, एजे और मूरत घर पर आते हैं जहां पर वो मेलिस को डरा हुआ देखते हैं और इल्हान पूरे घर को चेक करने जाता है, जिस दौरान फुंदा मेलिस को खरी खोटी सुनाती है कि वो उनके आते ही नाटक कर रही है और वो उसको पसंद नहीं करती। बट तभी एजे को भी ये ब्लैक स्पिरिट यानी कि जिन नजर आता है, जिसके चलते वो बुरी तरह से डर जाती है। और बस तभी वो सब बाहर देखते हैं तो घर के इर्द गिर्द अजीब से काले बादल थे, जिससे वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उन क्लाउड्स में से एक ब्लैक स्पिरिट आकर उन पर अटैक करती है, जिसके चलते उनको यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घर की लाइट्स तक चली जाती हैं और पूरा घर हिलने लगता है। इस पूरी धरती पर जिन्स का हमला शुरू हो गया था। ये सभी अब टेलीविजन में न्यूज देखते हैं कि पूरा का पूरा इस्तांबुल तबाह हो गया है और सारी इंसानियत इन जिन्स के द्वारा मार दी गई है, जिससे ये सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। सब अपने घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन नहीं लगता। एजे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसके चलते वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थी। इवेंचुअली जिन्स इन पर अटैक करते हैं और एजे और फुंदा को पजेस कर लेते हैं। अब बस पूरी मूवी के अंदर ये सब एक ही रूम में डरते हुए हमको दिखाई देते रहते हैं और अंत में हमको आसमान में दज्जाल की आंख दिखती है, जहां से ये सारे जिन्स धरती पर आ रहे थे और कुछ जिन्स उस टनल से बाहर आ रहे थे जो कि पहली मूवी में हमको दिखी थी। अब बस इन सबको एक एक करके जिन्स मार देते हैं और इल्हान ऊपर वाले को ये कहता है कि वो उन पर भरोसा नहीं करता और उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके साथ। मेलिस, इल्हान और फुंदा को भी जिन्स जान से मार देते हैं और पूरी की पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हांदे ने वो जो लाइंस कही थी उनका मतलब था क्या। तो बेसिकली ये डायरेक्टर हम सबको बताना चाहते हैं कि ये सब वर्शिपिंग ऑफ शैडोज या फिर रियल फेसेस की बात है। अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में हम एक फेक पर्सनैलिटी लेकर जीते हैं, लाइक जो हम नहीं है वो हम सबको शो करते हैं एंड मरने के बाद वो नकाब उतर जाता है और हम बस अपनी असलियत के साथ ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इंसान बहुत बुरे काम करते हैं जिससे जिन्स उन पर आसानी से अटैक कर पाते हैं। जीते जी तो इंसान फेक बन के जीता है और हांदे को यहाँ पर खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि जिसकी वो इबादत करती है वो शैडोज, दज्जाल या फिर ऊपर वाला है ऑलमाइटी गॉड। होता है ना, वो मन में शक रहता है कि गॉड है भी या फिर नहीं। ये एंटायर मूवी जजमेंट डे के ऊपर है कि जब पाप बढ़ जाएगा तो बुराई टेक ओवर कर लेगी और जो सच्चे इंसान हैं, जो पापों से दूर हैं, बस वही बचेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।